तो एक छोटी सी क्लिप तुम सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी मेंबरशिप से, जो कि चैंपियंस हैं और निंजा वॉरियर्स हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा एडिटिंग में बिजी हो गया था, इसलिए चैंपियंस को अब एडेड एडवांटेज मिलना चालू हो जाएगा, जो मैंने 1 और 2 डेज का हेड्स अप बोला था। और निंजा वॉरियर्स को उससे ऊपर एडेड एडवांटेज मिलेगा, वीडियोस का ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप निंजा वॉरियर मेंबर्स हैं, एक लेवल ऊपर हैं। और गॉड लेवल मेंबर्स और अर्ली एक्सेस जिन्होंने भी लिया है बिगिनर्स का, थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम लोगों का सिर्फ वही सपोर्ट नहीं रहा, साथ साथ में पॉजिटिविटी भी तुम सब ने क्रिएट की है। और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और कंटेंट को टॉप नॉच क्वालिटी का बना रहा हूं। तो तुम सबके लिए एक न्यूज़ है, जो भी गॉड लेवल मेंबर्स अभी भी कंटिन्यूशन में हैं और साथ साथ में जो 20 डेज प्लेज अर्ली एक्सेस के बिगिनर्स हैं, आप सबके लिए एग्जाम्स में मैं लेके आ रहा हूं लाइव सेशंस। तो यार ये एक अच्छा सरप्राइज था तुम्हारे लिए, और ये सिर्फ गॉड लेवल मेंबर्स और बिगिनर्स के लिए ही रहेगा। नाउ लास्ट चीज, तुम सब लोग जो मुझसे अभी अभी जुड़े हो, याद रखना YouTube पे कॉमर्स बाबा सब्सक्राइब्ड होना चाहिए अगर रेगुलरली 20 डेज प्लेज चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम्हें और डिटेल वीडियोस चाहिए, साथ में वो पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए जो कॉमर्स बाबा का टॉप क्लास होता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रिपेयर करता हूं, और साथ साथ में वो गेस्ट पेपर चाहिए जिनमें से 70 to 80% ऑलमोस्ट पेपर आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉमर्स बाबा कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं और एक्सटेंडेड वीडियोस देखना चाहते हैं जो हम वीडियोस यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, तो आप कॉमर्स बाबा ऐप पे जाके 20 डेज प्लेज हम्बल बंडल स्टोर सेक्शन से परचेज कर सकते हैं। नाउ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप YouTube पे भी रह के पढ़ाई करते हैं तो, लेकिन अगर आपको और डिटेल में पढ़ाई करनी है या आप और इन डेप्थ में कॉमर्स बाबा कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं और परफॉर्मेंस में चेंज लेके आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है। मैंने कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक पिन कर दिया है, आप चाहें तो जाके कॉमर्स बाबा हम्बल बंडल ले सकते हैं। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। तो भाई लोग, अगर तुम लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहां से शुभारंभ करना है तो एक ही प्रार्थना है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से हम चालू करने वाले हैं। तुम्हारा काम कितना सा है, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, और जब तक इनको पॉइंटर्स में मेरी तरह नहीं करोगे तब तक मजा ही नहीं आने वाला ना। कॉमर्स बाबा का फ्लेवर लगना जरूरी है, मतलब जब मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से जब तुम पढ़ लोगे तभी तो मजा है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत है पॉइंट नंबर 1 से। भारत के अंदर ब्रिटिशर्स अपनी छाप छोड़ना शुरू कर चुके थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो कि 1757 में हुआ। इसके बाद से ही ब्रिटिशर्स को डोमिनेंट तरीके से भारत के अंदर देखा गया। इसके 2 नतीजे निकल के आए, कुछ खास एकदम डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ा हुआ है ना बोरिंग तरीके का सब भूल जाओ, और ये एक चीज याद रखो, सिंपल सा फंडा है, ब्रिटिश रूल के कारण 2 इंपैक्ट निकल के आए। पहला, भारत की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज कर, वो होता है ना तुम्हारा एक फ्रेंड जो कि तुमसे सारे एडवांटेज ले लेता है, सारे बेनिफिट ले लेता है, और उसके बाद तुम्हें छोड़ के चला जाता है जब जरूरत होती है। मतलब तुम्हें उसे हमेशा मनाना ही पड़ता है बस, और वो तुम्हारे काम कभी नहीं आता, बस तुम उसके काम आते रहते हो। तो तुम भी फीडर इकोनॉमी का ही पार्ट हो भाई, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अपना फ्रेंडशिप थोड़ी सी सही करो। तो फीडर इकोनॉमी का मतलब होता है कि अपना सब कुछ छोड़कर सामने वाले के लिए एज एन इकोनॉमी काम करना, यहां से रॉ मटेरियल डालना, यहां से रॉ मटेरियल देना, अल्टीमेटली किसी दूसरी इकोनॉमी के लिए। तो उससे दूसरा इंपैक्ट क्या निकल के आया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। भारत खोखला हो रहा था और ब्रिटिश इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही थी। मतलब पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक इकोनॉमी पे था कि ब्रिटिश इकोनॉमी कैसे डेवलप हो सकती है। पूरे रिसोर्सेस यहां से जा रहे थे, कहां पे, ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर, ताकि भारत की इकोनॉमी कभी डेवलप ना हो और ब्रिटिशर्स को सेंट परसेंट फायदा हो। प्रथा को आगे बढ़ाते हैं और यह जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी जैसे कैसे यूज किया गया। यहां से 2 रिसोर्सेज गए भारत के तौर पे, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि मैनुअल लेबर की तरह काम करते थे, और दूसरे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। भारत सोने की चिड़िया था भाई, आज के टाइम पे बचा क्या, बिल्कुल नहीं बचा। मतलब मेन एजेंडा क्या हुआ, पूरी की पूरी भारत की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी के तौर पे जब यूज किया गया तो 2 तरीके से यूज किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज भी गए, साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज भी गए।
और इससे ये सब महामहिम ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए किया गया। यानी भारत की इकोनॉमी सिर्फ एक इकोनॉमी के लिए चलती थी और वो थी ब्रिटिश इकोनॉमी, महामहिम ब्रिटिश इकोनॉमी। भाई नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जब हम दूसरे अध्याय पे आते हैं तो वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। नाउ कॉलोनियल का यहां पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश रूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैनिक वाली बात नहीं है। अब बोला क्या उन्होंने, सिंपल ये बोला, जैसे ही ये भाई साहब आए, सबसे पहले जो थी हमारी बात, जो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी वाली, वो खत्म हो गई। प्रॉस्पेरस मतलब होता है भारतीय लोग सद्भाव वाले लोग हैं, प्रेम वाले लोग हैं, एक विचार वाले लोग हैं, वो ज्यादा टेंशन ना लेना जानते ना देना जानते। तो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी के अंदर जल्दी से 3 पॉइंट लिखो जिससे तुम्हारा पूरा आंसर बनेगा। पहला, इंडिपेंडेंट थे, किसी के दबाव में काम नहीं करते थे, जो करते थे डंके की चोट पे खुद करते थे। दूसरा, सेल्फ रिलायंट, अपने भरोसे, राम भरोसे, भगवान भरोसे, लेकिन कभी ब्रिटिशर्स के भरोसे नहीं रहे। यानी जो करना है खुद के बलबूते पे करना है। इंडिपेंडेंट हो गया, सेल्फ रिलायंट हो गया। तीसरा, प्रॉस्पेरस, सद्भावना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, किसी से मोल भाव नहीं करना, मतभेद नहीं रखना। तो ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे। फिर से बोल देता हूं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस। ये इकोनॉमी थी हमारी, जिससे सद्भावना जो मैं बोल रहा हूं ना दिखती थी। वो क्यों थी, एकता क्यों थी? क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एग्रीगेरियन सोसाइटी थी हमारी, यानी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। हर कोई खेती किसानी में था। आप जरा पूछ के देखिए, अगर कहीं ना कहीं पुश्तैनी रिलेशन ना निकल आए कि हम भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, हम थे जमीन से जुड़े हुए लोग यार, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारे परिवार ने बहुत मेहनत की है, और ये चीज ब्रिटिशर्स ने हमसे छीनी। तो एग्रीगेरियन इकोनॉमी के अंदर क्या याद रखना है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, उस टाइम पे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर ओनली। कृपया करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके अंदर बहुत जरूरी है। और लास्ट, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा कि जो शिल्पकारी वगैरह है या ये सब चीजें जो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हैंडमेड आइटम्स जो हैं, ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे इंडिया से जो जाते थे, क्योंकि हम हर चीज में टाइम देना जानते हैं, क्वालिटी चीजों को जानते हैं। मेड इन चाइना वाली बात कभी इंडिया में नहीं रही। इंडिया वाले जो थे वो बहुत अच्छे से काम करते थे। शिल्पकारी, ताजमहल हमने बनाया, किसी और ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया, वो तो कोहिनूर ले गए हमसे भाई। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में जाना जाता था। दूर दूर से ऑर्डर्स। अरे भैया अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, 70,000 की चारपाई मिलती है वहां पे। हमारे यहाँ जो 2,500-3 हज़ार की मिल जाए बहुत है, वो 70,000 की वहां लोग खरीदते हैं। चारपाई को एकदम एग्जीबिशन में रखा जाता है, बताओ। तो ये हमारी सोसाइटी थी, ये प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। जब ये हुआ तब हमें नुकसान होना चालू हुआ, जब फिरंगी हमारे भारत में आना चालू हुए। आमिर खान ने वैसे खास बता ही दिया था कि कितना बुरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। मैंने बता दिया, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्यों लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कॉलोनियल रूल के अंदर। नहीं बताया, मैं यही तो देख रहा था। मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था, मैंने आपको बताया एग्रीगेरियन इकोनॉमी था, मैंने आपको बताया वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। लेकिन लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ? अब मैं तुम्हें पैराग्राफ याद कराने बैठाऊं, सांसें फूल जाएंगी। तो चलो भाई एक छोटा सा सीख लेते हैं इससे। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो कॉलोनियल रूल ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये फिरंगियों ने कुछ ऐसी बनाई कि उन्होंने अपने मोटिव के लिए यूज किया, जिसे बोलते हैं भाई कंसर्न्ड मोर विथ। अपने लिए कंसर्न थे, कैसे? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब जो भी ब्रिटिशर्स ने डिसीजंस लिए इकोनॉमिकली, मॉनेटरी बेसिस पे, पैसा वाली बात है ना, वहां पे कोई भी डिसीजन था, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, प्रमोट करो अपने आप को, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। मतलब जो भी फायदा होगा फिरंगियों को फायदा होगा, भारतीय जाए भाड़ में। ये ब्रिटिशर्स की सोची समझी साजिश थी। इसी कारण से हमारी भारतीय जनता, जो मासूम भारतीय जनता है, वो हमेशा धोखे में रह गई और उन्हें कभी कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आगे हुआ क्या, इंपैक्ट क्या हुआ, वो भी तो बात करना जरूरी है। अब देखना ये हुआ क्या। इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया, सिग्नल ही चेंज कर दिए, पूरे साइंस चेंज कर दिया। उन्होंने बोला हम तो कंसर्न्ड है, हमें किस बात के लिए सोचना है, अपने लिए। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन याद रखोगे तुम लोग, तुमने नोट कर लिया है। तो किया क्या भारत के साथ, उसको बना दिया फंडामेंटल चेंजेस के साथ कुछ और ही। यहां पे ये टर्म यूज करना बहुत जरूरी है,
फंडामेंटल चेंजेस लेकर आए आप किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर। जो भारतीय स्ट्रक्चर था कि हम जो बनाते हैं खुशी से बनाते हैं, लोगों को खुशी से खिलाते हैं और खुशी से बेचते हैं, अपने मेहनत का कमाते हैं, उस चीज को ही चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर पूरा चेंज। उन्होंने बोला नहीं भैया, तुम अच्छी चीजें नहीं बनाओगे, तुम हैंडीक्राफ्ट की चीजें नहीं बनाओगे, तुम खेती किसानी नहीं करोगे जैसी तुम करते हो, तुम एक काम करोगे बस, और वो है सिर्फ रॉ मटेरियल बनाओगे। यानी ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जो आर्टिस्टिक काम था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। और कहा क्या कि सिर्फ रॉ मटेरियल बेचा जाएगा भारतीयों की तरफ से, वो भी किसको, बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को ही आप भेजोगे और उनको ही बेचोगे, सो दैट वो वहां से फिनिश्ड गुड्स बना के लेके आए। दैट मींस हमें भारत की इकोनॉमी को बना दिया कंज्यूमर। हम सप्लायर बने रॉ मटेरियल के, हम कंज्यूमर गुड्स नहीं बेचेंगे, हां हम खरीदेंगे जरूर। यानी कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो भी ब्रिटेन से बनकर आएगा वो भारत के अंदर बिकेगा और भारत वाले वही खाएंगे पिएंगे, वही ओढ़ेंगे पहनेंगे, उसी में सो जाएंगे। ये ब्रिटिशर्स की चाल थी, सो दैट हम हमेशा एक रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इकोनॉमी या इंडस्ट्री बन के चले जाएं। मतलब फंडामेंटल चेंज, पूरा चेंज कर दिया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हो गए, जिसको हमने बोला भी था, यहां कहीं पे याद करो मैंने लिखा भी था, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यार लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, हमने लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया, लेकिन जो हमारी नेशनल इनकम थी या पर कैपिटा इनकम थी, वो भी तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत ही कम थी। मतलब हमने कोई एफर्ट नहीं डाला, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाला। तो 4 चमत्कार जो इसके अंदर हुए, 4 चमत्कार, वो मैं तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट बताना चालू करूंगा, ताकि तुम्हें याद हो जाए कि ये 4 चमत्कार थे क्या। जो एक बोलते हैं ना आज की इकोनॉमी में तो ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, वो ब्रिटिशर्स ने करके दिखा दिया भाई। पॉइंट नंबर 1, नो सिंसियर एफर्ट वाज टेकन फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। हिंदी अनुवाद किया जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं था ब्रिटिशर्स को कि भारतीय इकोनॉमी कहां जा रही है और कहां नहीं जा रही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा बैठ के कि यार एक काम करते हैं, नेशनल इनकम तो निकाल लें भारत की, पर कैपिटा इनकम तो निकाल लें कि भारत का एक इंसान कितना कमा रहा है, भारत की इकोनॉमी कितना कमा रही है, एनएनपी और एफसी निकाल के देखें। नहीं, कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं निकालना था। देवर लाइक जो हो रहा है होने दो, हमें तो ये फीडर इकोनॉमी की तरह चाहिए, यहां का डेवलपमेंट से हमें क्या लेना देना। इवन रेलवेज रोडवेज भी उसी पैटर्न में बनवाए गए थे, जहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके कोर जगह पे लेके आया जा सके, जैसे दिल्ली, खत्म, उससे ज्यादा उन्हें कुछ करना ही नहीं था। उनका दूसरा चमत्कार, काफी इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स इस फील्ड में हुआ करते थे इकोनॉमिक्स की, लेकिन आप भी जानते हो कि उस टाइम पे इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, दादा भाई नरोजी हो गए, विलियम डिग्बी हो गए, फिंडले शिरास हो गए, शिवास नहीं है ना, शिरास, ध्यान रखना पढ़ाई कर रहे हैं अपन। फिंडले शिरास हो गए, उसके बाद वीके राव हो गए या आरसी देसाई हो गए। ऐसे लोगों ने अपनी पूरी कोशिशें की कि किसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी के कुछ रिजल्ट्स निकाले जा सके, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम निकाली जा सके, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ये दूसरा चमत्कार था। इतने लोगों ने ट्राई किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। इसमें 2 चीजें याद रख लेना ध्यान से। पहला हो गया इनकंसिस्टेंट और दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स। मतलब दादा भाई नरोजी अगर कुछ और कह रहे हैं तो वीके राव की स्टडी टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बता रही है। तो बिकॉज बहुत ही इनकंसिस्टेंट रिजल्ट थे, बहुत ही वेरी कर रहे थे, साथ साथ में कहीं ना कहीं तो कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स भी थे, कोई रिच बता रहा है तो कोई पुअर बता रहा है। जब ऐसी चीजें होने लगी तो आप पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को कहीं एक किसी प्रॉपर ग्राउंड पे तो लेके आ ही नहीं पाए। दैट वाज द प्रॉब्लम कि हम कभी भी ब्रिटिश रूल के अंदर नेशनल इनकम को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाए इन अ प्रॉपर मैनर। इसी बात पे तीसरा चमत्कार, काफी सारे इकोनॉमिस्ट जो थे इस चीज पे एक तरीके से मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं सेटल आउट होने को तैयार थे कि जो वीके राव की स्टडी थी व्हेन इट कम्स टू नेशनल इनकम, दैट वाज फार मोर एक्यूरेट देन रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जिन्होंने उस पर स्टडी की। तो ये तीसरा चमत्कार था। अब ये मैं कोई भी सरकाजम के साथ नहीं कह रहा, मतलब मैं रियल टाइम में बोल रहा हूं कि जो वीके राव के रिजल्ट्स थे वो वाकई में जस्टिफाइबल थे, वाकई में ग्राउंड बेसिस पे थे, रियलिस्टिक बेसिस पे थे। इसलिए उनकी स्टडी को काफी ज्यादा माना जाता है व्हेन इट कम्स टू नेशनल इनकम एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल गवर्नमेंट। और ये बिल्कुल मत भूलना कि मैं नेशनल इनकम कह रहा हूं तो सिर्फ नेशनल इनकम, बल्कि पर कैपिटा इनकम पे भी डॉक्टर वीके राव को ही ट्रस्ट किया जाता था।
चौथा चमत्कार जो कि वाकई में डिस्टर्बिंग भी था और हिलेरियस भी था, हंसने वाली बात भी थी, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि चौथा चमत्कार होने कैसे दिया गया, या किसी ने उस समय इतना ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड क्यों नहीं लिया। ऑल्दो हम तो बहुत महान लोगों को जानते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया, बट स्टिल इट फील्स सो बैड कि द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, फिर से बोल देता हूं, एग्रीगेट रियल आउटपुट ग्रोथ जो थी, द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2%। कोई ग्रोथ ही नहीं थी। इट वॉज लाइक हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है चलता है, वरना कोई ग्रोथ नहीं थी। एंड वर्स्ट कंडीशन, ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, या इट्स माउथफुल बट हाँ, ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर की सिचुएशन तो और भी खराब थी। इट वॉज जस्ट 0.5%, मतलब स्टैग्नेशन में थी इंडियन इकोनॉमी, कुछ नहीं हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने जो चीजें जैसी थी वहीं थाम दी थी। खैर कर भी क्या सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ था नहीं, होता तो वैसे भी अपन चमत्कार कर चुके होते, तो ठीक है। यहां तक के नोट्स बन गए, बाबा जी के साथ बहुत ही औसम तरीके से पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुमने बोला तो देख लेना, फिर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले अध्याय पे। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे यार, ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसके अंदर हम कैसे याद रखें। मैं चाहूं तो राम कहानियां सुना दूं, लेकिन भाई 20 डेज प्लेज है और तुम्हारे बोर्ड्स बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, तो प्रेशर ज्यादा है ना। तो एक काम करते हैं, बड़े खूबसूरती से छोटे छोटे तरीके से करते हैं। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहली चीज, द स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल और ब्रिटिश रूल वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। कैसे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अगेन हमारे 3 चमत्कारों में। चमत्कार नंबर पहला, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी हमारे भारत पे, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ओवरवेलमिंगली, मतलब ऐसे तौर पे जिसका अंदाजा भी ना लगाया जा सके, पहली चीज रूरल थी, गांव में रहने वाली थी। दूसरी चीज एग्रीकल्चरल थी कैरेक्टर में, मतलब इनको कोई लेना देना नहीं था कि टर्शरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी में खुश थे। तो पहले पॉइंट में याद कर लें, ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी भारतीय जनता रूरल एरियाज में रहती थी या रूरल थी और एग्रीकल्चरल इन कैरेक्टर थी, यानी उनकी जो जॉब थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हुआ करती थी। दूसरा चमत्कार मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर। जब दूसरे चमत्कार की बात करते हैं तो दूसरा चमत्कार भी यही तो बोलता है कि ये रहते थे विलेजेस में। अब यहां पे स्पेसिफिक कर दिया रूरल का मतलब क्या, दे वर लिविंग इन विलेजेस, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये अपनी लाइवलीहुड के लिए, दे डिराइव्ड देयर लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर ओनली। लाइवलीहुड मतलब क्या होता है, जो रोज का खाना पानी है, दाना पानी, ये कहां से डिराइव करते थे, एग्रीकल्चर से। इसके अंदर आप 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे वर डिराइविंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली। इसी बात से आते हैं अगले चमत्कार पे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि विलेजेस में रह रहे थे तो मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा था। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया, तब 85%, 85% पॉपुलेशन विलेजेस में थी, एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेस्ड थी। तो इसी बात पे, आखिरी बात पे आ जाते हैं, तीसरे चमत्कार पे आ जाते हैं। इतना कुछ खेती किसानी होने के बाद भी, एग्रीकल्चर में होने के बाद भी, पता है बहुत बुरी बात क्या थी, कि इतना एग्रीकल्चर होने के बाद भी वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट। हम खुद की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे व्हेन इट कम्स टू फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। वी वर नॉट एट ऑल सेल्फ रिलायंट। हम इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे। क्यों, बैक टू द ट्रैक, पुराना पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, हम खुद को ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स के कारण। इंडस्ट्रीज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हो क्या रहा था, इतना कुछ एग्रीकल्चर में होने के बाद भी वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू फूड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के साथ थी। ये कुछ कोर पॉइंट थे जो तुम लोगों को लिखना जरूरी है। मुझे क्या पता, मैं तो तुम पे भरोसा करके बैठा हूं कि मैं लिखवा रहा हूं, तुम लोग लिख रहे हो। अगर कर रहे हो तो बहुत ही मजेदार बात है, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है, मेरे चेहरे पे मुस्कान है भाई। ऐसे ही करेंगे भाईचारे के अंदर, बढ़े आगे एग्रीकल्चर के ही अंदर। नेक्स्ट टॉपिक भाई, मेन रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऐसा क्या गलत हुआ कि ठहराव, स्टैग्नेशन आ गया व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। पहली चीज बड़ी दुखद थी,
बड़ी ग्रूसम कहते हैं हम उसे, बड़ा ही खराब था, लेकिन था, जिसको नाम दिया गया लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। जमींदार बना दिए गए, इनको इंट्रोड्यूस किया गया कि आओ किसानों का खून चूसो। जैसे ही जमींदार का इंट्रोडक्शन हुआ लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, बड़ी दुविधा होने लगी, बड़ी परेशानियां होने लगी। अगर आपको नहीं पता हो तो इनका सिर्फ एक ही काम था, whatever profit that is accruing out of the agricultural sector, जो भी प्रॉफिट होता है एग्रीकल्चर से, फिर से मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं, all the profits accruing out of the agricultural sector went to the जमींदार, गया जमींदार के पास पूरा, in the form of लगान। आमिर खान नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं, ये लगान देते थे। कई बार तो सीधे सीधे जो फसल थी वो कट के सीधे ब्रिटिशर्स के पास जाती थी, जमींदार लेकर जाता था। भाई भारतीय ही भारतीय का खून चूस रहा था, जो जमींदार को रखा गया था। ये जो भी प्रॉफिट होता ये किसानों से ले लेते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। इसके अंदर एक और पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरी तो बात अभी शुरू हुई है। यहां पे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट के अंदर द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार, अब आपको इंटरेस्ट टर्म यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कल्टीवेटर की, किसान की, कोई लेना देना नहीं है। पैसा चाहिए मतलब पैसा चाहिए, टाइम से आना चाहिए मतलब टाइम से आना चाहिए, लगान पहुंचना चाहिए मतलब पहुंचना चाहिए। किसान की क्या हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा हूं। आपने यहां पे पॉइंट नोट किए होंगे जो मैंने आपको बताए, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, जमींदार का इंटरेस्ट था ये टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर और द फार्मर। कुछ नहीं लेना देना, पैसा अपने पास आना चाहिए, हमें काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत चालाक थी, पता है। ये लोग भी एक डेट फिक्स करके रखे हुए थे जमींदार के लिए, तो जमींदार के सर पे भी फांसी अटकी हुई थी कि अगर स्पेसिफिक डेट के अंदर लगान नहीं आया तो जमींदारी चल रही है ना तुम्हारी सेठ साहूकारी, पूरे अधिकार छीन लिए जाते जमींदार से। फेलिंग टू सबमिट द लगान ऑन टाइम ऑन अ स्पेसिफिक डेट, जमींदार विल लूज देयर राइट। जमींदार गया भाड़ में, क्या करोगे उसके बाद तुम। तो ये चीज जरूरी थी। आई डोंट नो मैं अर्नब गोस्वामी क्यों बन गया, बट हाँ ठीक है, तुम समझ गए बात को कि यहां पे जमींदार के ऊपर भी तलवार लटकी हुई थी कि अगर वो काम नहीं करेगा तो गए काम से। और इसके बाद भी लास्ट और फनी सिचुएशन, और वो ये कि इन दोनों भाई साहब ने मिलके, मैं बात कर रहा हूं कॉलोनियल गवर्नमेंट की और जमींदार की, डिड नथिंग, इन्होंने कुछ नहीं किया जिससे किसानों को कोई फायदा हो या एटलीस्ट किसान अपना 100% दे पाए। कोई बेनिफिट नहीं, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं, बस हमें तो तुम्हें रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर बना के रखना है, तुमसे रॉ मटेरियल मिलता रहे, तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम आत्महत्या कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने किसान को एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप एवरीथिंग करके रख दिया था। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बड़ा ही भयानक पॉइंट है मेरे हिसाब से तो, और मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था जब मैंने इसके ऊपर पूरी स्टडी की थी, और वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये पूरी कोशिश की थी कि जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से उनको ऐसे ग्रैब किया जाए, ग्रास्प किया जाए, उनको ऑन होल्ड लिया जाए कि वो उनके हिसाब से चलना चालू हो, और फिर किया गया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें उन्होंने क्या किया, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स इज दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड द एंटायर एग्रीकल्चरल सिस्टम इन अ वे वेयर द फार्मर्स वर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बहुत ही बुरी हालत कर दी कि जो बनाओ वो ऐसा कि आप प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सको एटलीस्ट वो चीज जो कि डिमांड में हो। जैसे कॉटन और जूट की बात थी जो मैं अभी आगे करने वाला हूं। तो यहां पर पूरा फार्मर्स को एक तरीके से अट्रैक्ट किया गया कि अगर आप कैश क्रॉप उगाओगे, मतलब वही जो मार्केट में बेची जा सकती है, तो आपको उसका पैसा ज्यादा मिलेगा। और अगर नॉर्मल फूड क्रॉप उगाते हो तो वैसे भी उसका पैसा आपको कोई देने नहीं वाला। तो फार्मर्स यहां दुविधा में फंस गए थे ना। एक बात यहां पे बहुत ध्यान से सुन लेना, जो फूड क्रॉप्स होती थी, जो हमारा भारतीय एक कल्चर था, जो मैं बोल सकता हूं, ये एक ऐसा था कि अपनी खेती किसानी करो, अपना पेट भरो, ज्यादा कुछ ऐसी लाइफ में डिमांड ही नहीं थी, तो आराम से अपना पेट भर के सुकून की जिंदगी जीता था भारत का एक आम इंसान। तो उसको कुछ ऐसी बहुत उम्मीदें भी नहीं होती थी अपने आप से कि वो कुछ सोचे या कुछ करे। वो अपने में खुश रहने वाला इंसान था, फूड क्रॉप उगाता था, अपने परिवार का ख्याल रखता था, सब ऑसम चल रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके लालच डाला, नहीं भैया फूड क्रॉप नहीं, कैश क्रॉप उगाओ क्योंकि पैसा तुम्हें उसका मिलेगा। सो ब्रिटिशर्स का सीधा कहना था कि अगर आप एक फार्मर हैं और अगर आप कैश क्रॉप उगाते हैं तो आपको उसका ज्यादा पैसा मिलेगा। द ब्रिटिशर्स वर विलिंग टू पे हायर प्राइजेस
फॉर प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स। तो ऑब्वियसली फार्मर्स ने कैश क्रॉप्स उगाना चालू कर दी, लेकिन यहां पे भी एक कैच है, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। ये ब्रिटिशर्स जानते थे बहुत अच्छे से कि अगर आपको कैश क्रॉप उगाना है तो आपके पास फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके लिए कुछ नहीं किया। दे वर जस्ट ओके विद इट कि जैसा है वैसा है, तुम कर सकते हो करो, नहीं तो तुम भुगतो वाली सिचुएशन कर दी थी। यानी यहां पे फार्मर्स के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया, बस एक चीज की, कमर्शलाइजेशन। इकोनॉमिक कंडीशन के लिए नथिंग, अगर आप उसमें बर्बाद हो गए ऑल अप टू यू, अगर आप उसमें सक्सीड कर गए ऑल अप टू यू। ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं था। अल्टीमेटली इससे तीसरा पॉइंट निकल के आया, जब एक किसान इन सारी चीजों में फंस गया, या यूं कहूं कि उलझ गया इन सारी चीजों में, कमर्शलाइजेशन में और जमींदारी सिस्टम में, अल्टीमेटली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मिलने लगी। सब परेशान हो गए फार्मर्स। कारण तीन थे, यानी अल्टीमेटली तीन चमत्कार हुए। तो पहला, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। किसानों के पास टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनके पास गाय भैंसे हुआ करती थी, बस यही उनकी टेक्नोलॉजी थी, जो वो उन्होंने खुद से कर लिया, वरना अल्टीमेटली उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पहला चमत्कार तो ये। दूसरे चमत्कार की बात करें तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। उनके पास सही से सिंचाई के लिए कुछ भी नहीं था जब खेती किसानी की बात आती थी तो। और तीसरी चीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं था, वो अपनी किसानी में फर्टिलाइजर्स कहां से, कीटनाशक कहां से लेके आते और बाकी सारी चीजें जिससे वो अपनी क्रॉप को बचा सकते, वो सब कैसे करते। उनके पास जब ये कोई भी चीज नहीं थी, अल्टीमेटली उन्हें इस चीज का एंड रिजल्ट मिला जब प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई। एक और इसके अंदर अगर मैं पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो जो कल्टीवेटर्स हमारे थे, यानी जो फार्मर्स थे हमारे, बेसिकली उनके पास भी ना ही कोई साधन था जिसको हम बोलते हैं मींस, और ना ही कोई इंसेंटिव था, यानी ना ही कोई ऐसी प्रॉफिटेबल सिचुएशन थी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके अपने खुद के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में या फार्मिंग के अंदर। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ना ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ना ही मास एजुकेशन से रिलेटेड, यानी व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर अ फार्मर, उन्होंने कुछ नहीं किया। जमींदार तो दूर दूर तक सीन में ही नहीं थे। जब इन्होंने इस चीज के लिए कुछ नहीं किया तो फार्मर्स के पास कोई प्रोस्पेक्टिव ही नहीं था कि वो कैसे ग्रो हो सके, या इवन हेल उनको नॉलेज मिल सके। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जब ये डिस्टेंस आता चला गया, तो पहली चीज फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे, दूसरी चीज नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज भी होती है तो हम धीरे धीरे सीख के खुद को ग्रो कर लेते हैं। जब ये दोनों ही चीजें नहीं थी, इसके कारण कभी भी फार्मर ना ही न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट कर सके, और अल्टीमेटली इट ऑल लेड अप टू लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी when it comes to agriculture in India at the time of colonial rule। और लास्ट नेल इन द कॉफिन था स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत बुरी हालत हुई अल्टीमेटली भारत के एग्रीकल्चर की, वो देश जो हमेशा से कृषि प्रधान रहा है। टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। दे वर नॉट हैविंग एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर ऑल सच थिंग्स। पहली चीज, कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने अपना मे बी प्रोडक्शन का तरीका बदल लिया, या दे शिफ्टेड फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप, लेकिन वो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फार्मर्स थे जिनके पास उतने इन्वेस्टमेंट्स थे या जिनके पास उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। लेकिन मैक्सिमम क्राउड अभी भी वही था जो कि इस फेज के दौरान बुरी तरह से फंस गया था। ऐसे थे बहुत सारे। देयर वर लार्ज नंबर ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स। वो बेचारे जो शेयर क्रॉपर्स की बात कर रहा हूं, जो मकान मालिक से, जो लैंडलॉर्ड होता है, उससे एक छोटा सा हिस्सा उनकी ज़मीन का लेके वहाँ पे क्रॉप्स उगाता था, और उस क्रॉप में से भी एक पोर्शन उस ज़मींदार को दे दिया करता था। इनके पास ना ही, मैं वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने पहले भी की थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर ना ही कोई मीन था, मतलब मीन्स यानी कोई सुविधा ऐसी थी, कोई रिसोर्स ऐसा था जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सके, ना ही कोई इंसेंटिव था या प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसको वो इन्वेस्ट कर सके इन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अल्टीमेटली इस स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण ही हमें एग्रीकल्चर के अंदर स्टैग्नेशन मिली, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही होता है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और उसके लिए ज़रूरत होती है पैसे की, जो कि हमारे फार्मर्स के पास कभी था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कमाया नहीं, बस दिया ही था। दे वर एक्सप्लॉइटेड, दे वर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ देयर एग्रीकल्चर। 2 वक्त की रोटी भी उनको मिल जाए वो काफ़ी था। अगले चमत्कार की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।
एक साथ किया